नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इतिहास का एक फाउंडेशन क्लास रखा था, 20-22 मिनट का होगा। तो उसमें हमने कुछ बात की थी, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हम बता रहे थे कि भारतीय इतिहास को किस तरीके से अध्ययन की सुविधा के हिसाब से 3 बराबर भागों में बांट दिया गया है, ठीक है ना। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में अगर आप देखेंगे तो प्राचीन भारत में आपको पाषाण काल से शुरू हो जाएगा। अगर पाषाण काल से भी पहले जाएंगे तो पहले इतिहास को जो है मतलब जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर 3 भागों में बांट दिया गया है ना। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को बांट दिया गया है पाषाण काल। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ये जब पाषाण काल का समय समाप्त हो जाता है तो उसके बाद शुरू होता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में आप अगर जाएंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति हुई तो उसके प्रमुख स्थल कौन कौन से थे, प्रमुख स्थल के बाद उस स्थल की विशेषताएं कौन सी थी। जब विशेषता पे जाएंगे तो विशेषताओं में हम पढ़ेंगे कि उसकी सामाजिक विशेषता, उसकी राजनीतिक विशेषता, धार्मिक विशेषता, आर्थिक विशेषता, किस प्रकार से उनका रहन सहन था, उनका जो है आर्थिक आधार क्या था, ठीक है ना। तो इन सब बातों को हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं, तो एक लिंक जोड़ के हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। जब जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता की मतलब पतन हो जाता है तो लगभग 100-150 सालों के बाद एक नई सभ्यता उभरती है और उस सभ्यता को कहते हैं वैदिक सभ्यता। जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता जो था एक नगरीय सभ्यता थी, वहीं वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में मातृसत्तात्मक समाज हुआ करता था, वहाँ पे महत्व जो हुआ करता था स्त्रियों को हुआ करता था। उसी तरीके से जब हम वैदिक सभ्यता में जाएंगे तो वैदिक सभ्यता में जो है समाज उल्टा हो गया था आके, और यहाँ पे जो है समाज पुरुष प्रधान हो गया था। और पुरुष प्रधान होने का कारण भी था कि जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार और कृषि पे निर्भर हुआ करते थे, वहीं पे वैदिक सभ्यता के शुरुआती चरण में जो मतलब कहने का मतलब कि आजीविका के जो आधार था वह पशुपालन था, और सेकेंडरी द्वितीयक जो हुआ करता था वह जो हुआ करता था कृषि था। तो मुख्यतः क्या करते थे, पशुपालन करते थे। तो पशुपालन करते थे तो पशुओं के चारागाह तक ले जाने के लिए उनको यहाँ वहाँ भटकना पड़ता था, तो इसीलिए इन सब कामों में पुरुष आगे हुआ करता था। तो इसीलिए इस काल को कहा गया है क्या, पुरुष प्रधान समाज वाला काल। तो वैदिक सभ्यता 2 पीरियडों में बट गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। और अगर वहीं ऋग वैदिक काल की जाएंगे, ऋग वैदिक काल का 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक काल के जाएंगे तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक होता है। तो उसमें भी अगर हम लोग जाते हैं तो वैदिक सभ्यता में वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे, कहाँ से आए थे, उसकी सामाजिक पद्धति कैसी थी, राजनीतिक विशेषता कैसा था, धार्मिक विशेषता क्या था, है ना। तो इन सब पहलुओं पे हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़े थे। अब जैसे ही वैदिक सभ्यता आया था तो आपको बताए थे कि ऋग वैदिक सभ्यता काल में ही, ऋग वैदिक काल में ही जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा था, तो चूंकि ऋग वैदिक काल समाज ही बहुत ही विचारों, सुंदर विचारों से परिपूर्ण था, कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते समाज में कुरीतियों और ढोंग का बोलबाला होने लगा, और समाज जो है अनेक समूहों में बंटने लगी थी। और वहीं पे आप सुनेंगे कि उत्तर वैदिक काल में पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में है 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त जो होता है, पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में है। तो कहते हैं कि ब्राह्मण जो है
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 प्रकार के जाति का उल्लेख मिलता है। तो अब उत्तर वैदिक काल में आते आते एक नया परिवर्तन हुआ था कि लोहे की खोज हो गई थी, और लोहे की खोज हो जाने के कारण कृषि करने के लिए, हल के फाल बनाने के लिए, कृषि उपकरण बनाने के लिए लोहे के औजार का इस्तेमाल होने लगा। लोहे के औजार के इस्तेमाल होने से क्या होने लगा कि कृषि में वृद्धि हुई, और जब कृषि में वृद्धि हुई तो टैक्स जो है राजाओं को ज़्यादा मिलने लगा, और टैक्स जब ज़्यादा मिलने लगा तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब ज़मीन के लिए लड़ाई होने लगा, क्योंकि अब मान लीजिए कि आमदनी का स्रोत बढ़ जाएगा तो आपस में लड़ना झगड़ना चालू कर देंगे। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जन से महाजन, जन से जनपद, और जनपद से महाजनपद का निर्माण होगा, और महाजनपद से साम्राज्य का निर्माण होगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके मतलब समाज जो है छोटे इकाइयों से बड़े इकाइयों की ओर बढ़ने लगेंगे। तो जब आप पढ़ेंगे तो वहीं पे आप पढ़ेंगे कि 16 महाजनपद जैसे काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, मगध, मल्ल, मत्स्य, अंग, अवंती, अस्मक, गांधार, पंचाल, सूरसेन, है ना, एक वज्जी, वत्स, गांधार, पंचाल, सूरसेन था। तो इस तरीके से 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है भगवती सूत्र के अंगुत्तर निकाय में। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो जहां हम लोग जा रहे थे, चूँकि एक इतिहास का एक फाउंडेशन तैयार करना था, एक समझ तैयार करना था कि इतिहास को कैसे समझेंगे, कि अगर मान लीजिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो कोई भी किताब को उठाएंगे तो आप अपने आप से भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप कोई भी किताब उठाएंगे तो उसको पढ़ने में रुचि नहीं जगेगी। तो इस तरीके से आप देख रहे थे कि 16 महाजनपद में वहाँ के जो मगध महाजनपद था वह बहुत ही सर्वशक्तिशाली था और बहुत ही मजबूत था। तो उसका सर्वशक्तिशाली और मजबूत होने का आधार क्या था, उसके कारण क्या थे? तो अब जब आप देखेंगे तो देखिए, कृषि करने के लिए जहाँ कृषि उपकरणों की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से सिंचाई के लिए जल की भी आवश्यकता होती है। तो जब आप देखेंगे तो गंगा और पुनपुन के आसपास पाटलिपुत्र नाम का जो जगह था, वहीं जो था आप देखेंगे कि राजगृह जो था मजबूत दीवारों से बंधा हुआ था, तो वहाँ पे कोई आक्रमण उस पर नहीं कर सकता था। तो आप देख रहे हैं कि क्या हो गया कि मतलब सुरक्षा प्रदान कर रहा है, वैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान कर रहा है, प्रकृति उनको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि गंगा और पुनपुन नदी को पार करके कोई आक्रमण करने आता, तो वहाँ के जो क्षेत्रीय राजा थे उनके नावों को वहीं नदी में ही डुबा देते। और चूँकि राजगीर में एक सुरक्षा दीवार बनाया गया था, तो उधर से अभी सुरक्षा प्रदान होता था। और खेती करने के लिए चूँकि जल चाहिए, तो पुनपुन और गंगा नदी से मिल जाता था, और वहाँ पे विशाल मात्रा में अनाज का उत्पादन होता था। और अनाज का उत्पादन होने से वहाँ की प्रजा भी खुश थी, और प्रजा जो है राजा को टैक्स, जो जिसको बलि कहा जाता था, टैक्स जो है अनाज जो है राजा को देती थी, और राजा जो है मतलब सर्वशक्तिमान होते गया। तो इस तरीके से मगध जो है एक मजबूत कड़ी के रूप में उभरा। जब आप मगध पे जाएंगे तो मगध पर हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, है ना, उसके बाद मौर्य वंश, तो इस तरीके से आप देखेंगे शुंग वंश, कन्न वंश, तो इतने सारे राज्य जो है, इतने सारे वंश जो हैं मगध पे शासन करते हैं, और अपने अपने तरीके से मगध को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही मगध में जो इन राज्यों का, अब मान लीजिए कि एक मजबूत राजा है, तो एक मजबूत राजा रहेगा तो कभी भी उस पर कोई आक्रमण नहीं होगा। लेकिन जैसे ही राजा जो है मजबूत न होकर कमज़ोर हो जाता है, और केंद्रीय शक्ति जो है वह जब अनेक भागों में बंटने लगता है, तो राज्य जो है कमज़ोर हो जाता है, और उसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर अनेक टाइम पे विदेशियों ने हमारे यहाँ आक्रमण किया है। तो इसी तरीके से भारत में सबसे पहली बार विदेशी आक्रमण जो किया था, मतलब हम लोग के यहाँ का सबसे पहली बार अगर कोई विदेशी आक्रमण किया था तो वह शासक था दारा फर्स्ट था,
जो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को जीतकर 20वां प्रांत बनाया था, उसके बाद भारत में जो है हिंद यवन जो कहते हैं, हिंद यवन शक पहलव और कुषाण का आक्रमण होता है और इस तरीके से धीरे धीरे भारत को अनेक टुकड़ों में बांटकर और राज्य करते हैं और उसी क्षेत्रीय शक्ति में से फिर एक सेंट्रलाइज शक्ति उत्पन्न होता है और सारे समूहों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करता है। तो इस तरीके से हम लोग करते करते जाएंगे। तो हम लोग अगर मौर्य वंश के बाद जाएंगे तो शुंग वंश हो गया, कन्नौ वंश हो गया, है ना। इसके बाद जैसे हिंद यवन आए, है ना, पहलव आए, कुषाण आए। तो आप देखें कि कुषाण जो है सारे क्षेत्रों को जीतकर एक मजबूत राज्य का आधार तैयार करेगा और उस पर वह शासन करेगा। और चूँकि कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो हुआ कनिष्क हुआ, जिसका शासनकाल 78 AD से 102 AD तक, यानी कि 78 ईस्वी से 102 ईस्वी तक रहा। जब कुषाण कमज़ोर होते जाएंगे तो कुषाणों के अवशेष पे ही गुप्तों की उत्पत्ति होगी और गुप्त एक बहुत बड़े क्षेत्र में शासन करेंगे और गुप्त जैसे ही कमज़ोर होंगे तो अनेक भागों में टुकड़े हो जाएंगे, उसके जो प्रांत है अनेक भागों में टूट जाएंगे और वहीं से एक वर्धन साम्राज्य की उत्पत्ति होगी। और वर्धन साम्राज्य में प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे हो जाएंगे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। और वही हर्षवर्धन जो है प्राचीन भारत का अंतिम शासक होगा। और इस तरीके से यहीं पे प्राचीन भारत का एक कड़ी समाप्त हो जाता है। फिर अब जो है अनेक प्रांतों में टूट गया है, तो अनेक प्रांतों में टूटकर जो मजबूत भारत था, वह मजबूत भारत 2 भागों में टूट जाता है। और मजबूत भारत जो है 2 भागों में टूटकर कहाँ कहाँ हो जाता है, तो मजबूत भारत जो आप देख रहे हैं वह जो है 2 भागों में बंट जाएगा। एक हो जाता है उत्तरी प्रांत और एक हो जाता है दक्षिणी प्रांत। एक हो जाता है उत्तरी प्रांत, है ना, जो इधर शासन करेंगे वो हो जाएंगे उत्तरी प्रांत और ये हो जाएगा दक्षिणी प्रांत। तो यहीं पे आप देखेंगे कि उत्तर में जैसे कश्मीर के राजा, राजस्थान में जैसे राजपूत का शासनकाल, गुर्जर प्रतिहार वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, असम में पढ़ेंगे, ठीक है ना, गुजरात में पढ़ेंगे, बिहार में पढ़ेंगे, बंगाल में पढ़ेंगे। वहीं आप अगर देखेंगे तो दक्षिण के मजबूत राज्यों का किस तरीके से शासन रहा, तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो यही काल है जब त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। और त्रिपक्षीय संघर्ष में उत्तर, दक्षिण और पूरब के शासक जो है कन्नौज पे अपने अधिकार स्थापित करने के लिए क्या करते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष करते हैं। और त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम जो है अंतिम विजय गुर्जर प्रतिहारों को मिलती है और इस तरीके से प्राचीन भारत की समाप्ति हो जाती है। उसके बाद हम लोग जब आते हैं तो भारत में मुस्लिमों का आक्रमण, है ना, भारत में मुस्लिमों का आक्रमण जब पढ़ेंगे तो जब आप पढ़ेंगे कि भारत में मुस्लिमों का आक्रमण होता है और वहीं से मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो जाती है। तो अब आप जानते होंगे कि 6वीं 7वीं शताब्दी में 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होता है मक्का में। और वहीं पे 610 में इनको हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति होती है और उनको यह संदेश प्राप्त होता है कि इस्लाम धर्म को आप प्रचार कीजिए और इसका ज़्यादा विस्तार करिए। तो उसी समय अनेक शासकों के द्वारा, अनेक वंशों के द्वारा मुस्लिम धर्म को पूरे विश्व में प्रसार करने के लिए प्रमुख सेनापति जो हैं पूरे विश्व में चलते हैं। और उसी क्रम में अल हजाज का सेनापति जो था, है ना, अल हजाज का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम, वह भारत की ओर आता है और भारत के उत्तर पश्चिम पर आक्रमण करता है 712 में। और
इस तरीके से भारत में मुस्लिमों का आगमन हो जाता है। उसके बाद आप पढ़ेंगे कि मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी है ना, और मोहम्मद गौरी जो है भारत में मुस्लिम वंश का स्थापना की शुरुआत कर देता है, और उसके मरने के बाद वह कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने मतलब विजित क्षेत्रों को सौंप जाता है, और भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है। और गुलाम वंश के प्रमुख शासक जैसे आप देखेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, उसके बाद आराम शाह होता है, उसके बाद इल्तुतमिश होता है, रुकनुद्दीन फिरोज होता है ना। तो इस तरीके से बलबन होता है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे शासक आएंगे और गुलाम वंश को अपने अपने तरीके से आगे बढ़ाएंगे। और गुलाम वंश का अंतिम जो उसका सेनापति था शमसुद्दीन कैमर्स, इसको जलालुद्दीन खिलजी जो है मार देता है और खिलजी वंश की स्थापना करता है। और जलालुद्दीन खिलजी को मार के अलाउद्दीन शासक बन जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद मुबारक शाह खिलजी, ठीक ना, शासक बनता है। और मुबारक शाह खिलजी के बाद खुसरो खां जो है शासक बनता है। और खुसरो खां को मारकर तुगलक वंश की स्थापना होता है, जिसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक करता है। और गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक है ना, नासिरुद्दीन महमूद इस तरीके से शासन करते हैं और तुगलक वंश की भी समाप्ति हो जाती है। उसके बाद सैयद वंश का आता है टाइम। सैयद वंश के बाद लोदी वंश आता है, और यही लोदी वंश को भारत में इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में बाबर जो आता है और मुगल वंश की स्थापना करता है। और मुगल वंश में भी बहुत सारे शासक आएंगे। तो मुगल वंश में बाबर आएगा, बाबर के बाद हुमायूं आएगा, हुमायूं के बाद अकबर आएगा, अकबर के बाद जहांगीर आएगा, जहांगीर के बाद शाहजहां आएगा, और शाहजहां के बाद औरंगजेब होगा। और सब ने अपने अपने तरीके से मुगल वंश को अपने पीक पे ले गए और सब ने बहुत ही अच्छे तरीके से शासन किया। तो अगर देखा जाए तो मुगल वंश का अंतिम जो मजबूत शासक हुआ वह हुआ औरंगजेब। और औरंगजेब के मरते ही मुगल वंश जो है पतन की ओर चल पड़ा। और उसका सबसे बड़ा कारण था कि उसके जो आगे के जो उत्तराधिकारी हुए है ना, आगे के जो उत्तराधिकारी हुए जैसे बहादुर शाह जफ़र है ना, बहादुर शाह फर्स्ट भी कह सकते, बहादुर शाह जफ़र तो द्वितीय हो गया, बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह रंगीला, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम, इस तरीके से अकबर द्वितीय, उसके बाद बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह द्वितीय आते हैं और मुगल वंश को धीरे धीरे करके पतन की ओर लेके चले जाते हैं। इसी बीच आप देखेंगे कि भारत में अंग्रेज़ों का आगमन हो जाता है। अंग्रेज़ों का आगमन जब आप पढ़ेंगे तो इंग्लैंड में 1498 में, चूँकि 1498 में भारत में सबसे पहली बार पुर्तगाली आया था है ना। तो अगर आप यूरोपियन के आगमन की बात करेंगे तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, फ्रांसीस आते हैं, स्वीडिश आते हैं। और इस तरीके से भारत में अपने अपने क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाने के लिए आपस में लड़ते हैं। और वेडारा के युद्ध में क्या होता है कि डच जो हैं पराजित हो जाते हैं और भारत से चले जाते हैं। और आप देखेंगे कि अंत में बहुत सारे युद्धों को जीतने के बाद, जैसे आप अगर देखेंगे तो पहले में आए पुर्तगाली, उसको में आए क्या डच। तो पुर्तगाली और डच आपस में लड़ेंगे और इसका फ़ायदा अंग्रेज आके उठाते हैं और दोनों को पराजित करके अंग्रेज जो है भारत में अपना शक्ति स्थापित कर लेते हैं। और भारत में शक्ति स्थापित करके उन्होंने धीरे धीरे करके भारत के उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूरब की ओर और पश्चिमी क्षेत्रों को जीतते हैं। तो जब आप देखेंगे तो जब भारत में अंग्रेज़ों का आगमन होता है, तो भारत जो है अनेक प्रांतों और अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था। भारत जो है
अनेक प्रांतों और अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था, लेकिन इसके जो क्षेत्रीय राजा हुआ करते थे वो बहुत ही मजबूत हुआ करते थे। तो इनके क्षेत्रीय राजा जो हैं बहुत मजबूत हुआ करते थे। तो इन्होंने भारत में आकर बहुत दिनों तक इंतज़ार किया और उचित समय मिलने पर वो भारत में आक्रमण चालू कर देते हैं। तो जब आप देख रहे होंगे कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है। जब औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है तो यहाँ से अंग्रेज जो है भारत पे अपना अधिकार स्थापित करना चालू कर देते हैं। और इस क्रम में वो सबसे पहले ये जो बिहार बंगाल का क्षेत्र दिखाई दे रहा है यहीं पे अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। और आगे चल के 1757 की पलासी की लड़ाई हो गया या 1764 का बक्सर की लड़ाई हो गया, जीत के इसको अपने क्षेत्रीय शक्ति या अपने बंगाल को जो है अंग्रेज अपने शक्ति के रूप में संचालित करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इधर जो है पहले कर्नाटक यहाँ हुआ करता था। कर्नाटक जो भी यहाँ है वो पहले कर्नाटक जो है यहाँ हुआ करता था। और कर्नाटक पे आप देखेंगे तो पुर्तगाली और डच और अंग्रेज, तो डच तो उतने मजबूत नहीं हुए, लेकिन पुर्तगाली और अंग्रेज इस कर्नाटक पे अधिकार करने के लिए आपको 3 कर्नाटक का युद्ध पढ़ना है। और 3 कर्नाटक का युद्ध जीत के और अंग्रेज जो है कर्नाटक पे भी अधिकार कर लेंगे। इधर महाराष्ट्र पे अधिकार करने के लिए आंग्ल मराठा युद्ध होगा, ठीक है ना, आंग्ल मराठा युद्ध होगा। और इस महाराष्ट्र पे भी क्या कर लेंगे, यह अधिकार स्थापित कर लेंगे। आप अवध का बात करते हैं तो अवध को भी इन्होंने जीत लिया है। और इस तरीके से धीरे धीरे करके गुजरात हो गया, यूपी हो गया, है ना, तो बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लेते हैं और पूरे भारत पे नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। तो इसी क्रम में जब नियंत्रण स्थापित कर लेंगे तो यहाँ के प्रशासनिक नीतियाँ जो हैं उनमें अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा और किसानों और साहूकारों का जो है शोषण बढ़ जाता है। अब जैसे ही शोषण बढ़ जाता है तो यहाँ के किसान और गरीब लोग जो हैं इनकी तकलीफ़ों को सहते सहते 1857 में एक बहुत ही बड़े विद्रोह का रूप ले लेती हैं और 1857 की क्रांति हो जाती है। तो चलिए हम लोग आज 1857 की क्रांति तक को रोकते हैं और फिर अगले की क्लास में आगे का बात देखेंगे।